ये लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान भी शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा है। ना टूटूंगा ना झुकूंगा और इनसे हार तो कभी नहीं मानूंगा। जिस मुख्यमंत्री ने हम लोगों को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, आज उन्हीं के सामने जाकर मैं नतमस्तक हो जाऊं। क्यों? क्योंकि मुझे मंत्री बनना है। जिन्होंने हमारे भाई बहनों को मौत के घाट पर उतार दिया और ये चाहते हैं कि मैं इनसे समझौता कर लूं। ये चाहते हैं कि मैं भूल जाऊं हमारे परिवार में कितनी हत्याएं हुई। चिराग पासवान कोई आय से ज्यादा संपत्ति तो रखा नहीं है, कैसे फंसाइएगा? तो फंसाने के लिए पहले चिराग पासवान के परिवार को तोड़ा, हमको हमारे ही परिवार से अलग कर दिया, हमको हमारी ही पार्टी से निकालकर बाहर फेंक दिया और तो और हमको हमारे ही घर से हमारा पूरा सामान उठाकर सड़क पर फेंक दिया। मेरे नेता, मेरे पिता की पीठ पर खंजर भोंकने का काम किया। आज उन्हीं का नाम लेकर उन्हीं के घर को तुड़वाने का काम किया, उन्हीं का नाम लेकर उनकी पार्टी को समाप्त करने का काम किया, उन्हीं का नाम लेकर उनकी बीवी बच्चे को घर से निकालने का काम किया। ये वही मुख्यमंत्री है जिनकी गोद में मेरे चाचा, मेरे भाई सब लोग जाकर बैठे। जिस मुख्यमंत्री ने मेरे पिताजी को जीते जी तो क्या, मरने के बाद भी अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरे पिता के निधन के बाद यही मुख्यमंत्री है जिन्होंने 1.5 साल में आज तक मेरे पिता के नाम पर कोई सड़क, कोई प्रतिमा तो क्या, एक छोटा सा कार्यक्रम भी आयोजित करना जरूरी नहीं समझा। यही मुख्यमंत्री है और इन्हीं की गोद में मेरे परिवार के लोग जाकर बैठे। शरणम गच्छामि क्यों? क्योंकि उनको मंत्री बने रहना, सिर्फ मंत्री बनने की लालच में। भाई मेरी रगों में तो एक ऐसे नेता का खून है जिनके लिए कभी मंत्री पद मायने नहीं रखा। 2002 में जब उनको लगा कि मेरे नेता को लगा कि उनके सिद्धांतों, विचारों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, 1 मिनट नहीं लगा मेरे नेता को और उन्होंने मंत्री पद को लात मारने का काम किया। और वही उनके भाई मंत्री बनने की लालच में, मंत्री बने रहने की लालच में हम लोगों के साथ धोखा कर रहे, हमारे साथ धोखा कर रहे, मेरे पिता के साथ धोखा करने का काम कर रहे। आप ही का बेटा है, अपने बेटे को संभालना है आपको। चाची संभालिएगा ना, आशीर्वाद है, आशीर्वाद है। बाबा चौरमल की, बाबा चौरमल की, बाबा चौरमल की। आदरणीय रामविलास पासवान जी हमारे। मेरे पिता के जाने के बाद यकीनन उनकी कमी खलती है, संभवतः उनकी जगह कभी कोई नहीं ले सकता। पर आज जब यहां आप लोगों के बीच मौजूद हूं तो आज ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं वापस अपने परिवार के बीच हूं, अपने पिता के बीच हूं, अपने भाइयों के बीच हूं। वो प्यार इस जगह से मेरे पिता का जो लगाव था और उनके माध्यम से जो मेरा लगाव था, उस वक्त बच्चा था, बहुत सी बातें समझता नहीं था। पर पापा हमेशा मुझे अपने साथ लाते थे, बताते थे बाबा चौहरमल के बारे में। मुझे, मेरे परिवार में मेरे 5 भाई बहनों को उन्होंने सिखाया, बताया, हमारे संस्कारों में हमें समझाया कि जिस तरीके से बाबा चौहरमल जी ने बिना कभी अपने सिद्धांतों से कोई समझौता किए हुए पूरी निडरता के साथ अपने संघर्ष पर वो लगे रहे, अपने सिद्धांतों के लिए वो लड़ते रहे, अपने अधिकारों के लिए वो लड़ते रहे। यही सीख पापा मुझे देकर गए। उन्होंने मुझे सिखाया कि संभवतः जीवन में कठिनाइयां आएंगी, बहुत विपरीत परिस्थिति आएंगी। कई बार ऐसा मौका आएगा, ऐसा समय आएगा जब तुमको लगेगा कि समझौता करना ज्यादा आसान है बनिस्बत संघर्ष करने के, और उस वक्त समझौता करोगे जिंदगी भले आसान हो जाएगी पर कभी खुद से तुम नजर नहीं मिला पाओगे। आज ये उन्हीं की दी हुई सीख है, आज ये उन्हीं की दी हुई सीख है
कि उन्हीं के सिखाए हुए संघर्ष के रास्ते पर, उनके आशीर्वाद की वजह से मैं आगे बढ़ पाया हूं। मेरे लिए आप सब जानते हैं कि मेरे लिए अगर समझौता करना होता तो रास्ता बहुत आसान होता। अगर मुझे सिर्फ का लालच होता, सिर्फ मंत्री बनने का शौक होता, सिर्फ सत्ता का सुख भोगना होता तो मेरे लिए रास्ता बहुत आसान था। मैं अपने पिताजी की तमाम सीखों और जाकर नतमस्तक हो जाता मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इनके शासन प्रसाद के सामने, और अगर नतमस्तक हो जाता तो संभवतः भैया आज केंद्र सरकार में मंत्री हो, बिहार में मेरे कई मंत्री हो, और हकीकत है समझौता कर लेता। माइक एक और ये भी देखो। पर हकीकत है कि अगर मैं ये समझौता कर लेता तो उम्र भर मैं कभी भी अपने पिताजी की तस्वीर पर माला नहीं चढ़ा पाता, उनसे नजर नहीं मिला पाता। अगर ये आप लोगों से कभी नजर नहीं मिला पाता, आप लोगों के बीच नहीं आ पाता, आप लोगों से मैं मुंह छुपाता फिरता कि जिस मुख्यमंत्री ने हम लोगों को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, आज उन्हीं के सामने जाकर मैं नतमस्तक हो जाऊं। क्यों? क्योंकि मुझे मंत्री बनना है। जिन्होंने हमारे भाई बहनों को मौत के घाट पर उतार दिया। भाई भूल सकते हैं हम लोग बिहार के अनेकों जिलों में संभवतः आपके घर परिवार परिचितों में भी हुआ होगा, छोटी छोटी बच्चियां हमारे परिवारों की, उनके साथ बलात्कार करके उनके शव को मार कर काट कर पानी में बहा दिया जाता है। हमारे भाइयों का गला रेत कर हत्या कर दी जाती है, दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है। जिस तरीके से दलित उत्पीड़न हम लोग के भाई बहनों परिवार के ऊपर उत्पीड़न पिछले सालों में बढ़ा है, पिछले दशकों में बढ़ा है, मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के रहते हुए बढ़ा है। टारगेट कर हम लोग को मौत के घाट उतारा जाता है और ना सिर्फ मारा जाता है, आगे बढ़ने से रोका जाता है। जब मेरे भाई शिक्षा हासिल करना चाहते हैं तो शिक्षा की व्यवस्था नहीं, जब रोजगार हासिल करना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री बोलते हैं कि बिहार में रोजगार नहीं लग सकता, और उसका नतीजा हम लोग पलायन करने के लिए मजबूर, दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। भाई कौन जाना चाहता है अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची को छोड़कर दूसरे प्रदेश? कोई जाना चाहता है क्या? पर मजबूर है हम लोग। और दुख तो तब होता है जब हम दूसरे प्रदेश में जाते हैं, वहां के प्रदेश वाले हम लोगों पे लाठियां चलाते हैं, डंडे बरसाते हैं, ए बिहारी बोलकर गाली देते हैं हम लोग, और हमारे मुख्यमंत्री खामोशी से देखते रहते हैं। एक शब्द हम लोग के सम्मान में, हम लोगों के स्वाभिमान के लिए एक शब्द मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बोलते, और ये चाहते हैं कि मैं इनसे समझौता कर लूं, ये चाहते हैं कि मैं भूल जाऊं हमारे परिवार में कितनी हत्याएं हुई, ये चाहते हैं कि मैं भूल जाऊं कि आज भी हमारे घर परिवार के लड़के किन परिस्थितियों में, दिल्ली हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, बेंगलोर हो, मुंबई हो, नोएडा हो, गुरुग्राम हो, किन परिस्थितियों में वहां पर जी रहे हैं। मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि कोई दिल्ली का लड़का बिहार आता हो शिक्षा के लिए। आप लोगों ने सुना क्या? बंबई से कभी कोई लड़का आया बिहार रोजगार के लिए? तो क्यों सिर्फ हम बिहारियों को ही दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है? यहाँ पर माताएं मौजूद हैं, बुजुर्ग मौजूद हैं, इनको मैं देखता हूँ दिल्ली में एम्स के सामने लाइन लगाकर खड़े रहेंगे दिनों दिन तक। क्यों? डॉक्टर से मिलने के लिए। भाई ये सुविधा हमें हमारे प्रदेश में क्यों नहीं मिलती? भारत एक साथ आजाद हुआ, भारत के तमाम प्रदेश एक साथ आजाद हुए, तो क्यों कहीं दिल्ली बंबई जैसे चमचमाते शहर बन गए और एक हमारा बिहार प्रदेश जो आजादी के 75 साल के बाद भी पिछड़ा प्रदेश कहलाता है? तो जिम्मेदार कौन है इसका? आज चिराग पासवान का कसूर क्या बताएं मुझे? मैं दोहराना नहीं चाहता, पर आप सब जानते हैं कि मैं किन परिस्थितियों से गुजर रहा हूं। मेरे पिता के निधन के बाद
मानो जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट टूट कर गिरे ही जा रहा है, गिरे ही जा रहा है, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे पिता का आशीर्वाद मेरे साथ है, ना डरने वाला हूं ना झुकने वाला। लेकिन आज चिराग पासवान के ऊपर इतनी बर्बरता क्यों? क्यों टारगेट करके भैया चिराग पासवान को खत्म करो, चिराग पासवान को खत्म करो, इसको खत्म करो, क्यों भाई? क्या कसूर है मेरा? मेरी गलती सिर्फ इतनी है ना कि मैं बिहार में बेहतर शिक्षा चाहता हूं, बिहार में ही हमारे युवा साथियों को रोजगार मिले ये व्यवस्था चाहता हूं, बिहार में ही बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं चाहता हूं, हर प्रखंड, हर पंचायत, हर गांव मेरा सुख सुविधाओं से लैस हो ये इंफ्रास्ट्रक्चर चाहता हूं। यहीं पे आईटी जॉब, एमएनसी खुले, एजुकेशनल हब बने मेरा प्रदेश, ये चाहता हूं। पर क्योंकि मैं ये चाहता हूं इसीलिए चिराग पासवान को तोड़ो, चिराग पासवान को खत्म करो। बिहार में विकास की बात करता है, बिहार को बढ़ाने की बात करता है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करता है, तो चिराग पासवान को खत्म करो। तो कैसे करेंगे भैया? चिराग पासवान कोई आय से ज्यादा संपत्ति तो रखा नहीं है, कैसे फंसाइएगा? तो फंसाने के लिए पहले चिराग पासवान के परिवार को तोड़ो, हमको हमारे ही परिवार से अलग कर दिया, हमको हमारी ही पार्टी से निकालकर बाहर फेंक दिया, और तो और हमको हमारे ही घर से हमारा पूरा सामान उठाकर सड़क पर फेंक दिया। क्यों? क्योंकि चिराग पासवान अपने हक की बात करता है। भैया चिराग पासवान से आप चिराग पासवान से आप संभवतः एक चाचा का हाथ सर से खींच सकते हैं, मेरे परिवार के एक चाचा, मेरे भाई, पर जब एक हाथ सर से उठा, मेरे एक भाई का हाथ मेरे हाथ से गया, तो यहां पर देखिए हजारों लाखों करोड़ों की हाथ है मेरे साथ। भाई ईंट पत्थर के मकान से मुझे निकाल देंगे ना, हाँ ईंट पत्थर के बने मकान से मुझे निकाल देंगे ना, पर आप लोगों के दिल से मुझे निकाल सकते हैं क्या? निकाल भाई। तब ये लोग मुझे प्रताड़ित करते हैं ना, तंग करते हैं ना कि अरे ऐसा करेंगे तो मायूस हो जाएगा, टूट जाएगा, लड़ना छोड़ देगा। ये लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान भी शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा है। ना टूटूंगा ना झुकूंगा, और इनसे हार तो कभी नहीं मानूंगा। मैं एक लक्ष्य के साथ निकला हूं, मैं एक लक्ष्य के साथ निकला हूं, बिहार को विकसित बनाने के लक्ष्य के साथ। मेरे पिता ने अपने अंतिम दिनों में, अपनी अंतिम सांसों में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का विजन वो एक संकल्प के तौर पर मुझे देकर गए थे। उनकी इच्छा थी, अंतिम इच्छा थी, वो चाहते थे कि मैं इस संकल्प को धरातल पर उतारकर बिहार को एक विकसित राज्य बनाऊं, बिहार को भारत के उन प्रदेशों में बराबरी की श्रेणी पर लाकर खड़ा करूं जहां पर दूसरे प्रदेश बोलते हैं कि हम बिहार से बेहतर हैं। मैं चाहता हूं कि बिहार सबसे बेहतर हो, देश का नंबर 1 राज्य बने, और यही बिहार का बिहारी फर्स्ट का संकल्प। और उसी संकल्प को पूरा करने बिना किसी चिंता के, बिना किसी डर के, भाई डरने की जरूरत है क्या मुझे? आप लोग हैं ना चाची, आप लोग हैं ना, आप ही का बेटा है, अपने बेटे को संभालना है आपको चाची, संभालिएगा ना, आशीर्वाद है, आशीर्वाद है। आप लोग मेरी ताकत है, इसीलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता। इस लड़ाई में मेरे कई अपनों ने ही मेरा साथ छोड़ा, मेरे अपने ही इस लड़ाई में मेरे सामने आकर खड़े हो गए। मुझे उससे भी कोई चिंता नहीं, उस बात से भी मैं परेशान नहीं हुआ। बस दुख मुझे इस बात का होता है कि मेरे नेता ने, मेरे पिता ने, आदरणीय रामविलास पासवान जी ने पूरी जिंदगी, पूरे उम्र जिनको आगे बढ़ाने के लिए लगाई, जिनको हाथ पकड़कर वो लेकर आया आगे, आज उन्हीं के जाने के बाद उन्हीं लोगों ने जिस तरीके से मेरे नेता, मेरे पिता
की पीठ पर खंजर भोंकने का काम किया। आज उन्हीं का नाम लेकर उन्हीं के घर को तुड़वाने का काम किया, उन्हीं का नाम लेकर उनकी पार्टी को समाप्त करने का काम किया, उन्हीं का नाम लेकर उनकी बीवी बच्चे को घर से निकालने का काम किया। बस दुख इस बात का होता है, पर वही ये ताकत पिताजी ही देते हैं तमाम इन संघर्षों से लड़ने की और लड़ते हुए आगे बढ़ने की। और आज जब आप लोग के बीच मौजूद हूं, आज अपने घर पर हूं, परिवार वालों के बीच हूं, आप लोगों को मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जब मैं अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा था, पिताजी का निधन, उसके ठीक बाद परिवार के सदस्यों ने जैसे धोखा दिया, उस वक्त अगर कोई मजबूती से खड़ा था तो वो आप सब थे और आप लोगों की वजह से मैं यहां पर खड़ा हूं। बस साथियों, अंत में ये वादा आप लोगों से करूंगा कि मैं एक लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार हूं और पूरी मजबूती से लड़ने को तैयार हूं, बिना विचलित हुए, बिना घबराए हुए। पर उस लड़ाई में अकेला चिराग पासवान कुछ नहीं कर सकता, उसमें आप सबको चिराग पासवान बनना होगा। आप लोग बनेंगे चिराग पासवान? कौन कौन बनेगा? हाथ उठाकर बताएं। सब बनेंगे चिराग पासवान? आप लोग बनेंगे चिराग पासवान? आप सब बनेंगे चिराग पासवान? आप बनेंगे चिराग पासवान? आप सबका साथ चाहिए, आप सबका साथ चाहिए। मैं सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं, पूरे बिहार की लड़ाई लड़ रहा हूं, अपने पिताजी की लड़ाई लड़ रहा हूं, उनके सम्मान की लड़ाई लड़ रहा हूं। ये वही मुख्यमंत्री हैं जिनकी गोद में मेरे चाचा, मेरे भाई सब लोग जाकर बैठे, जिस मुख्यमंत्री ने मेरे पिताजी को जीते जीतो क्या, मरने के बाद भी अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरे पिता के निधन के बाद यही मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 1.5 साल में आज तक मेरे पिता के नाम पर कोई सड़क, कोई प्रतिमा तो क्या, एक छोटा सा कार्यक्रम भी आयोजित करना जरूरी नहीं समझा। यही मुख्यमंत्री है और इन्हीं की गोद में मेरे परिवार के लोग जाकर बैठे। शरणम गच्छामि क्यों? क्योंकि उनको मंत्री बने रहना, सिर्फ मंत्री बनने की लालच में। भाई, मेरी रगों में तो एक ऐसे नेता का खून है जिनके लिए कभी मंत्री पद मायने नहीं रखा। 2002 में जब उनको लगा कि मेरे नेता को लगा कि उनके सिद्धांतों, विचारों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, 1 मिनट नहीं लगा मेरे नेता को और उन्होंने मंत्री पद को लात मारने का काम किया। और वही उनके भाई मंत्री बनने की लालच में, मंत्री बने रहने की लालच में हम लोगों के साथ धोखा कर रहे, हमारे साथ धोखा कर रहे, मेरे पिता के साथ धोखा करने का काम कर रहे। साथियों, आज जब यहाँ आप लोगों के बीच मौजूद हूं, 1-2 बातें और साझा करूंगा कि इस लड़ाई में जब मैंने जिक्र किया कि हमारे नेता के सम्मान की लड़ाई में लड़ रहा हूं, मैं चाहता हूं और ये मेरा लक्ष्य है। हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले औपचारिक तौर पर यह प्रस्ताव पार्टी की तरफ से पारित किया, केंद्र सरकार, राज्य सरकार को भी इसकी जानकारी दी और मैं आप सबकी भी सहमति इस पर चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी, जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए, हमारे प्रदेश के लिए दिन रात एक किया, 50 साल से ज्यादा का अपना जीवन समर्पित किया, मैं चाहता हूं कि हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न मिलना चाहिए। आप सब लोग सहमत हैं? एक बार दोनों हाथ उठाकर सहमति, दोनों हाथ उठाकर। दूसरी चीज, मैं चाहता हूं कि हमारे नेता का एक तैलचित्र, एक आदमकद प्रतिमा हमारे नेता की भारत की संसद और बिहार की विधानसभा में, क्योंकि बिहार की विधानसभा में भी हो रहे 9 बार लोकसभा के सांसद रहे, 1 बार राज्यसभा के सांसद रहे, 2 बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज है। तो मैं चाहता हूं कि उनकी एक आदमकद प्रतिमा भारत की संसद और बिहार की विधानसभा में रखी जाए। सहमत है? दोनों हाथ उठाकर। तीसरी बात, मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने जीवन भर समर्पित किया अपने विचारों के लिए, अपने सिद्धांतों के लिए, बिना कोई समझौता किए,
ऐसे प्रेरणा स्रोत की प्रतिमा बिहार के हर एक जिले, हर एक प्रखंड, हर एक गांव में होनी चाहिए। ये फैसला हम लोगों ने लिया है कि हर गांव में उनकी प्रतिमा रखेंगे। सहमत है आप लोग? दोनों हाथ उठाकर। और हमारे नेता, उनकी कार्यभूमि, कार्य क्षेत्र उनका हाजीपुर रहा है, तो मैं चाहता हूं कि रेलवे मिनिस्टर के तौर पर भी उन्होंने कई कार्य किए। तो हाजीपुर रेलवे स्टेशन का नाम हमारे नेता पद्म भूषण आदरणीय रामविलास पासवान जी के नाम पर होना चाहिए। सहमत है तो दोनों हाथ उठाकर। साथियों, मैं इन तमाम कार्यों पर मजबूती से लगा हूं और साथ ही में मेरे नेता का सपना बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पर। यकीनन रास्ते में कठिनाइयां आएंगी, मुश्किलें आएंगी, बाधाएं आएंगी, पर ना मैं उनसे डरने वाला हूं, ना विचलित, पर आप सबका साथ मैं निरंतरता में चाहता हूं। और मेरे लिए ये खुशी की बात है कि आज अपने घर से मुझे आशीर्वाद मिल रहा है। सिर्फ ये मंदिर ही नहीं, ये पूरी चौहरमल बाबा की नगरी जिस तरीके से हमारे नेता ने इसको बसाने में पूरा अपना समय दिया, इसको बसाने में उन्होंने मेहनत की, तो आज जो जगह उन्होंने बसाई, यहाँ के लोगों के लिए वो कार्य किए, जिए, आज आप सबका आशीर्वाद लेकर जा रहा हूं, तो यकीनन आप सबके आशीर्वाद से मेरा संकल्प, हमारे नेता का सपना हम सब मिलकर पूरा करेंगे, ये उम्मीद रखता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ साथियों, एक बार फिर से मुझे इतना प्यार, इतना आशीर्वाद, इतना सम्मान देने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। बाबा चौहरमल की, बाबा चौहरमल की, बाबा चौहरमल की। आदरणीय रामविलास पासवान जी अमर रहे। आदरणीय रामविलास पासवान जी अमर रहे। आदरणीय रामविलास पासवान जी अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद।